स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज का विषय है मानव मस्तिष्क की वैभव विभूतियां। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। प्रसिद्ध अमेरिकी डॉक्टर विल्डर पेनफील्ड ने मस्तिष्क की बात नाड़ियों का अध्ययन करते समय कई कुतूहल देखे। एक दिन उन्होंने एक 8 वर्षीय बालिका के मस्तिष्क के एक भाग में विद्युत आवेश प्रवाहित किए। ऐसा करते ही लड़की ग्रामोफोन के रिकॉर्ड की तरह एक घटना सुनाने लगी। मैं अपने भाइयों के साथ खेत में घूम रही थी। मेरे भाई मुझे चिढ़ाने के लिए खेत में छिप गए। मैं उनसे भटक गई। एक आदमी दिखाई दिया। उसके वस्त्र बड़े भद्दे थे। उसने अपने थैले में से एक सांप निकालकर दिखाया। मैं डरकर भागी और हांफते हुए घर पहुंची। डॉक्टर पेनफील्ड पहले ही आश्चर्यचकित थे कि 8 वर्षीय बालिका का यह विचार प्रवाह असामान्य है। छोटे बच्चे इतनी खूबसूरती से घटनाओं का चित्रण नहीं कर सकते। बाद में उस लड़की की माता से पूछने पर उनने बताया, सचमुच जब वह 2.5 वर्ष की बच्ची थी तब उसके साथ यह घटना घटित हुई थी। पेनफील्ड को विश्वास था कि इतनी छोटी आयु का कोई भी बच्चा अतीत की स्मृतियां बनाए रखने में समर्थ नहीं हो सकता। इसलिए निस्संदेह खोपड़ी के अंदर पूर्ण प्रतिभा, प्रौढ़ और विचार संपन्न शक्ति होनी चाहिए। उस शक्ति का स्वरूप, आकृति और महत्तम क्षमताएं क्या और कितनी हो सकती हैं, इसका उत्तर वे तुरंत तो नहीं दे सके, पर तब से वे निरंतर मस्तिष्क के आश्चर्यजनक तथ्यों की खोज में लगे हैं। उनकी उपलब्धियां भारतीय तत्वदर्शन की सहस्रार कमल वाली उपलब्धियों को ही प्रमाणित करती हैं। एक दिन लोग यह सच मानेंगे कि खोपड़ी के भीतर सहस्रसार कमल जैसा कोई सूक्ष्म प्रवाह है, अवश्य, जो मानवीय चेतना का ब्रह्मांड की विराट शक्तियों से तादात्म्य कराता है, जिसमें सर्वव्यापकता, सर्वशक्तिमत्ता, भूत, भविष्य और वर्तमान सबकी सर्वज्ञता शक्ति विद्यमान है। भारतीय योगियों ने ब्रह्मरंध्र स्थित जिन षटचक्रों की खोज की है, सहस्रार कमल उनसे बिल्कुल अलग और सर्वप्रभुता संपन्न है। यह स्थान कनपटियों से 2-2 इंच अंदर, भ्रिकुटी से लगभग 2.5 या 3 इंच अंदर छोटे से पोले में प्रकाशपुंज के रूप में है। तत्वदर्शियों के अनुसार यह स्थान उल्टे छाते या कटोरे के समान 17 प्रधान प्रकाश तत्वों से बना होता है। देखने में मरकरी लाइट के समान दिखाई देता है। छांदोग्योपनिषद में सहस्रार दर्शन की सिद्धि 5 शब्दों में इस तरह प्रतिपादित की गई है, तस्य सर्वेषु लोकेषु कामचारो भवति 7:25-2, अर्थात सहस्रार प्राप्त कर लेने वाला योगी संपूर्ण भौतिक विज्ञान प्राप्त करने में समर्थ हो जाता है। यही वह शक्ति केंद्र है जहां से मस्तिष्क शरीर का नियंत्रण करता है और विश्व में जो कुछ भी मानवकृत विलक्षण दिखाई देता है उनका संपादन करता है। यदि हम अपने मस्तिष्क के ज्ञान वाले भाग को प्रखर रख पाए तो पिछले जीवन में कभी भी कुछ देखा, सुना, सोचा और अनुभव किया ही नहीं, वरन दूसरों के द्वारा पढ़ा, सोचा, देखा, सुना और अनुभव किया हुआ भी उसी तरह पकड़ सकते हैं जिस प्रकार पर्दे पर दिखाई देने वाली सिनेमा की रीलें। अतीत में जो कुछ भी देखा है या भविष्य में देखने वाले हैं, वह सब मस्तिष्क में चमत्कार की तरह विद्यमान है। उसे कभी भी ढूंढा और उसका लाभ उठाया जा सकता है। योग तत्व की इस बात को अनेक वैज्ञानिक प्रयोगों द्वारा भी सिद्ध किया जा चुका है। उपर्युक्त घटना के बारे में यह संदेह हो सकता है कि बालिका के साथ यह घटना इतनी तीव्रता से घटी होगी कि छोटी अवस्था में भी अमिट छाप छोड़ गई होगी। पर कुछ ऐसे विलक्षण मामले सामने आए हैं जो यह बताते हैं कि इस जन्म की ही नहीं, वरन मस्तिष्क में ऐसे संस्कार कोश विद्यमान हैं जिनसे पूर्व जन्मों की घटनाओं और अनुभवों को याद किया जा सकता है। उनसे पुनर्जन्म, लोकोत्तर जीवन और जीवन की अमरता को प्रतिपादित किया जा सकता है।
उपर्युक्त प्रकार का एक प्रयोग एक लड़के पर भी किया गया। जैसे ही मस्तिष्क की एक वात नाड़ी पर विद्युत धारा प्रवाहित की गई, लड़का एक गीत गुनगुनाने लगा। लड़का विचित्र भाषा में गा रहा था। छंदबद्ध गुनगुनाने, लय और संगति मिलने के कारण लोगों को आश्चर्य हुआ। गीत टेप कर लिया गया। बाद में भाषा विशेषज्ञों और आनुवंशिकी विशेषज्ञों से जांच कराई गई तो पता चला कि लड़के ने पश्चिम जर्मनी में बोली जाने वाली एक ऐसी भाषा का गीत गाया था जो बहुत समय पहले बोली जाती थी। लड़के का वहां के लोगों से किसी प्रकार का पैतृक या मातृक संबंध भी नहीं था। इससे एक ही बात साबित होती है कि लड़का किसी जन्म में उस प्रदेश का निवासी था, उस जीवन के संस्कार उसमें विद्यमान थे। विद्युत आवेश द्वारा उन्हें केवल जागृत कर लिया गया। डॉक्टर पेनफील्ड के पास एक ऐसा रोगी आया जिसे मिर्गी आती थी। उसका ऑपरेशन करके उन्होंने देखा कि जब मिर्गी आती है तो एक विशेष नस ही उत्तेजित होती है। उसे काटकर अलग कर दिया। वह रोगी सदा के लिए अच्छा हो गया। बाद में पेनफील्ड ने बताया कि मस्तिष्क में कई अरब प्रोटीन अणु पाए जाते हैं। इन प्रोटीन अणुओं में औसत आयु 70 वर्ष के लगभग 2.25 अरब सेकंड होते हैं। इन क्षणों में जागृत स्वप्न में वह जो कुछ देखता, सुनता और अनुभव करता है, वह सब मस्तिष्क के कार्यालय में जमा रहता है और उसमें से किसी भी अंश को विज्ञान की सहायता से पढ़ा जाना संभव है। मस्तिष्क के 10 अरब स्नायु कोशों में अगणित आश्चर्य संग्रहित हैं। उन सब की विधिवत जानकारी रिकॉर्ड करने वाला कोई यंत्र बन सका तो जीव किन किन योनियों में कहाँ जन्म लेकर आया है और उसने कब क्या पाप क्या पुण्य किया है, उन सब की जानकारी प्राप्त करना संभव हो जाएगा। उन सब की याददाश्त दिलाने वाला सहस्रार में बैठा हुआ वह क्रिस्टल मात्र है जिसे हमारे धर्म ग्रंथों में सूत्रात्मा कहा गया है। इस आचरण की पुष्टि के लिए हनावा होकाइशी, जापान का उदाहरण दिया जा सकता है। 101 वर्ष की आयु में मरने वाले इस ज्ञान के अवतार का जन्म सन 1722 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु सन 1823 ईस्वी में। जब वह 7 वर्ष का था तभी विधाता ने उसकी नेत्र ज्योति छीन ली थी। उसने नेत्रहीन होकर भी ज्ञानार्जन की साधना प्रारंभ की। उसने 40,000 पुस्तकें पढ़ी। कुछ ग्रंथ तो उसे केवल एक बार ही सुनाए गए थे। उसके मस्तिष्क में ज्ञान का अनंत भंडार जमा हो गया। वह ऐसे उद्धरण प्रस्तुत कर देता था जो कभी औरों की कल्पना में भी न आते थे। अपने मित्रों के आग्रह पर उसने एक पुस्तक लिखी जो 2820 खंडों में तैयार हुई। क्या इसे मस्तिष्क की साधारण शक्ति कहा जा सकता है? असाधारण ज्ञान, असाधारण कार्य प्रणाली और मस्तिष्क की विलक्षण रचना से जहां जीवात्मा को अनेक रहस्यों का ज्ञान होता है, वहां उसके दूरदर्शन और इंद्रियातीत ज्ञान के भी अनेक प्रमाण पाश्चात्य देशों में संकलित व संग्रहित किए गए हैं। द न्यू फ्रंटियर्स ऑफ माइंड के लेखक श्री जे.बी. राइन ने दूरदर्शन के तथ्यों का वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक दोनों तरह से अध्ययन किया और यह पाया कि कुछ मामलों में अभ्यास के द्वारा ऐसे प्रयोग 50% से अधिक सत्य पाए गए, जबकि स्वप्नों एवं मनोवेगों द्वारा भविष्य दर्शन की अनेक घटनाओं को 100% सत्य पाया। एक घटना का उल्लेख करते हुए श्री राइन अपनी उपर्युक्त पुस्तक में लिखते हैं कि उनके पड़ोस में एक सज्जन रहते थे। एक रात उनकी धर्मपत्नी ने स्वप्न देखा कि उनका भाई, जो वहां से काफी दूर एक गांव में रहता था, अपने खलिहान जाता है। खलिहान पहुंचकर उसने घोड़ागाड़ी खोल दी। फिर न जाने क्या सोचकर भूसे के ऊपर बने मचान पर चढ़ गया और वहीं खड़े होकर उसने पिस्तौल चलाकर आत्महत्या कर ली। गोली लगते ही वह भूसे पर लुढ़क पड़ा। इस स्वप्न से वह स्त्री इतनी घबरा गई कि उसने अपने पति से तुरंत गांव चलने को कहा। वे सज्जन मेरे घर आए और मेरे पिताजी से घोड़ागाड़ी देने को कहा। पिताजी ने गाड़ी दे दी
वह स्त्री अपने पति को लेकर गांव गई। लोगों के आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब उन्होंने खलिहान में जाकर पाया कि उसके भाई की मृत्यु ठीक वैसे ही स्थान और परिस्थितियों में हुई पड़ी थी। स्वप्नावस्था में हमारे शरीर के सारे क्रियाकलाप अंतर्मुखी हो जाते हैं। उस समय भी मस्तिष्क जागृत अवस्था के समान ही क्रियाशील रहता है। यदि उस स्थिति में देखे हुए दृश्य सत्य हो सकते हैं तो यह मानना ही पड़ेगा कि आत्मचेतना का कभी अंत नहीं होता। वह एक सर्वव्यापी और अतीन्द्रिय तत्व है, पर संपूर्ण तन्मात्राओं की अनुभूति उसे होती है। उक्त घटना श्री राइन महोदय को एक प्रोफेसर द्वारा बताई गई जब वे स्नातक थे। बाद में वे लिखते हैं, मैं जब पेंसिल्वेनिया के पहाड़ों पर रहता था तो मुझे भी अनेक निर्देश और संदेश इसी प्रकार अदृश्य शक्तियों द्वारा भेजे हुए मिलते थे। एक अन्य प्रोफेसर की धर्मपत्नी का भी इसी पुस्तक में उल्लेख है और यह बताया गया है कि वे जब अपनी एक सहेली के घर ब्रिज खेल रही थीं, तो उन्हें एकाएक ऐसा लगा जैसे उनकी बालिका किसी गहरे संकट में हो। उन्होंने बीच में ही उठकर टेलीफोन द्वारा घर से पूछना चाहा, पर सहेली के आग्रह पर वे थोड़ी देर और खेलती रहीं। इस बीच उनकी मानसिक परेशानी काफी बढ़ जाने से वे खेल बीच में ही छोड़कर टेलीफोन पर गईं और अपनी नौकरानी से पूछा, लड़की ठीक है? उसने थोड़ा रुककर कहा, हाँ ठीक है। इसके बाद वे फिर खेल खेलने लगीं। खेल समाप्त कर जब वे घर लौटीं तो पता चला कि एक बड़ी दुर्घटना हो गई थी। उनकी लड़की पिता के साथ कार में आ रही थी। वह खेलते खेलते शीशे के बाहर लटक गई और काफी सफर उसने उसी भयानक स्थिति में पार किया। जब एक पुलिस वाले ने गाड़ी रुकवाई तब पता चला कि लड़की मजबूती से कार दीवार पकड़े न रहती तो किसी भी स्थान पर वह कार से कुचलकर मर गई होती। नौकरानी ने कहा, चूंकि बच्ची सकुशल थी इसलिए आपको परेशानी से बचाने के लिए झूठ बोलना पड़ा। ये घटनाएं एवं विश्लेषण भी हमें मानव मस्तिष्क की उसी अमर सत्ता की ओर ले जाते हैं जिधर ले जाने का प्रयास वैज्ञानिक आइंस्टीन ने अपने सापेक्षवाद सिद्धांत थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के द्वारा किया। दोनों का उद्देश्य जीवन की अमरता और ज्ञान रूप में मनुष्य के मस्तिष्क में विद्यमान सहस्रार का ही परिचय कराना है, भले ही उतनी सूक्ष्म जानकारी अभी वैज्ञानिकों को नहीं मिल पाई हो। जो थोड़ी सी घटनाएं पाश्चात्य वैज्ञानिकों ने चूहों, बंदरों पर प्रयोग करके देखी, वे वस्तुतः हमारे सामने प्रतिदिन प्रतिक्षण घटित होती रहती हैं। भारतीय योगियों ने हमें जप करना, प्रार्थना करना, सेवा, सहयोग और सहानुभूतिपूर्ण जीवन जीना सिखाया है। उसके पीछे उनकी आत्मचेतना की गहनतम खोजें, प्रयोग और अनुभूतियां ही हैं। उन्होंने देखा था, हम जो भी हैं या जो कुछ रहे हैं और आगे होंगे वह सब मस्तिष्क की रचनाएं हैं। चोट लगती है पांव में, अनुभव करता है मस्तिष्क, रोती हैं आंखें, दुख करता है मस्तिष्क, पत्थर उठाते हैं हाथ, किंतु उसके लिए आदेश देता है मस्तिष्क, अंधकार होता है, हमारे शरीर से कोई वस्तु टकराती है, उसकी चिंता करता है मस्तिष्क, विश्लेषण करता है मस्तिष्क और फिर उससे बचने या उठा लेने की बात सोचना और आदेश भी देना, ये सब मस्तिष्क के ही कार्य हैं। इसलिए उन्होंने मस्तिष्क की ही खोज करने का निश्चय किया। भ्रूमध्य दोनों भौहों के बीच एक प्रकाशपूर्ण प्रयोगशाला का शोध करना उसी का प्रतिफल था। भारतीय योगियों ने ध्यान जमा कर देखा कि शरीर में एक चेतना काम करती है। मन नामक इस चेतना के द्वारा उन्होंने मस्तिष्क के रहस्यों को खोज निकाला। यही नहीं, उन्होंने इसके द्वारा सारे शरीर को अपने वाहन की तरह नियंत्रण में करने का लाभ प्राप्त किया, जैसा कि संसार के इतिहास में आज तक कहीं नहीं हुआ। लोग समय नहीं लगाना चाहते, उस कष्टसाध्य प्रक्रिया से नहीं गुजरना चाहते, और एक बात यह भी है कि भौतिकता के चंगुल से छूटना उन्हें अच्छा भी नहीं लगता।
अन्यथा ध्यान और जप प्रणाली के द्वारा इन तथ्यों को आज भी एकाग्रचित्त होकर ढूंढा और उनसे लाभान्वित हुआ जा सकता है। यह बात तो डॉक्टर और एनाटॉमिस्ट्स भी जानते हैं कि दोनों भौहों की सीध में, जहां दोनों आँखों की नसें ऑप्टिक नर्व्स मिलकर ऑप्टिक काइज़्मा बनाती हैं, उस स्थान पर पिट्यूटरी नाम की एक ग्रंथि ग्लैंड पाई जाती है। यहीं से सारे शरीर का नियंत्रण करने वाले क्रोध, भय, चिंता, प्रसन्नता आदि के हार्मोन्स निकलते हैं। इसका सारे शरीर में नियंत्रण है, इसीलिए इसे स्वामी ग्रंथि, मास्टर ग्लैंड कहते हैं। भारतीय इसे ही मन आज्ञाचक्र कहते हैं। इसी में सूंघने, स्वाद अनुभव करने, देखने आदि का ज्ञान होता है। यहाँ पर दाएं बाएं दो वाल्व, ऑल्फैक्टरी वाल्व्स लगे होते हैं। मन को स्वस्थ और प्रसन्न रखकर अपने आप को प्रसन्न रखने का एक तरीका मनोवैज्ञानिक है, दूसरा वैज्ञानिक। पर वह यंत्रों से नहीं, मन की इसी सूक्ष्म शक्ति के नियंत्रण से ही प्रयोग में लाया जा सकता है। हम जो कुछ भी हैं, मस्तिष्क हैं। हमारी जो कुछ भी शक्तियां हैं, वे मस्तिष्क में सन्निहित हैं। मस्तिष्क को जाने बिना न तो हम शरीर की यथार्थता का पता लगा सकते हैं और न अपने आप का। मस्तिष्क में ही आत्मा है। परलोक, पुनर्जन्म, विश्व ज्ञान और परमात्मा भी उसी में है। तत्वदर्शन का आधार मस्तिष्क है। मस्तिष्क के सूक्ष्म प्राण और मनोमय प्रणाली को जान लिया जाए तो संपूर्ण ज्ञान, विज्ञान, सुख, संतोष एवं आनंद को कर तलगत किया जा सकता है। ध्यान बिंदुपनिषद में लिखा है, व्योमर्धक्तो नादो मायूरन नादमेव च कपाल कुहरे मध्ये चतुर्द्वारस्य मध्य में तदात्मा राजते तत्र यथा व्योमनि दिवाकरः कोदंडद्वय मध्ये तु ब्रह्मरंध्रेषु शक्तितः स्वात्मान पुरुषं पश्यन्मनस्तत्र लयगतम् रत्नानि ज्योत्स्निनादं तु बिंदुमाहेश्वरं पदम् य एवं वेद पुरुषः स कैवल्यं समश्नुते। 103 से 106 कपाल कुहर के मध्य में चारों द्वारों आँख, कान, नाक, मुख का मध्य स्थान है। वहां आकाश रंध्र से आता हुआ नाद मोर के नाद के समान सुनाई देता है। जैसे आकाश में सूर्य विद्यमान है, उसी प्रकार यहाँ आत्मा विराजमान है और ब्रह्मरंध्र में दो कोदंड के मध्य शक्ति संस्थित हैं। जहाँ मन को तल्लीन करके अपने आत्मस्वरूप का साक्षात्कार करते हैं, वहीं रत्नों से ज्योतिष्मान नादबिंदु महेश का स्थान है। जो पुरुष इसका ज्ञाता है, वह कैवल्य पद को प्राप्त कर लेता है। वैज्ञानिक पद्धति से मस्तिष्क के अधिक से अधिक 7% भाग को जाना जा सका है, जबकि अत्यंत कुतूहलवर्धक रहस्य शेष 93% में छिपे हैं। सुपीरियर एंड इंफीरियर सेरेब्रल पेडिकल्स के बीच अवस्थित मस्तिष्क में ही संपूर्ण दृश्य केंद्र, ऑप्टिक एरिया, अनुभूति केंद्र, सेंसरी एरिया बने हैं। मस्तिष्क से निकलने वाली सभी रूपों के नाभिक, न्यूक्लियाई यहीं पर हैं। यहाँ एक अद्भुत संसार छिपा है, पर उसे यंत्रों से नहीं, भावनाओं से, ध्यान से ही देखा जा सकता है। उसकी जानकारी चित्तवृत्तियों के निरोध, एकाग्रता, आध्यात्मिकता के समन्वय से ही की जा सकती है, अन्य उपाय शायद ही संभव हों। इस पुस्तक के अन्य अध्याय सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। फॉर मोर वीडियोस विजिट आवर चैनल। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।